तो नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जैक बोर्ड क्लास 12th इतिहास क्वेश्चन पेपर की। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, ऐसे 1 का जो एग्ज़ाम हुआ 4 अक्टूबर का एक प्रश्न पत्र है, वही 4 अक्टूबर वाले जितने भी छात्र-छात्रा हैं, ठीक है? आपने इतिहास में कितना सही टिक मारा है और कितना गलत टिक मारा है, वो सारा का सारा आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो आज का इस पेपर का जो उत्तर रहेगा दोस्तों, वो इतिहास का रहने वाला है, ठीक है? तो इतिहास में आपने कितना सही टिक मारा है और कितना गलत टिक मारा है, वो आप लोग जाँच कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? चलिए मैं आपको बारीक से एक-एक प्रश्न को बता देता हूँ और कौन-कौन सा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है? और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कितना सही टिक हुआ दोस्तों, ठीक है? चलिए, पहला जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भई भारतीय पुरातत्व का तो जनक कहा जाता है दोस्तों, वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड आपको देखने को मिलता है, वो सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है? तो जितने भी बच्चे ऑप्शन 3 मारे हैं, उनका सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही से उत्तर होगा। क्लियर? तो चलिए फटाफट मिलाइए। अगला दूसरा नंबर जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? दोस्तों नालंदा जो विश्वविद्यालय है ना, इसके जो संस्थापक है वो कुमार गुप्त है, ठीक है? कौन है दोस्तों? कुमार गुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा प्रश्न। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है कि महाभारत का फ़ारसी अनुवाद का नाम क्या है? भई महाभारत को जो फ़ारसी में अनुवाद किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों, ठीक है, रज्जमनामा। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ना, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे चौथा प्रश्न का दोस्तों। चौथा नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? भई महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना दोस्तों, उस स्थान को हम लोग बौद्ध गया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड आपको देखने को मिलता है वो सही सा उत्तर होगा और ऑप्शन 3 आपका उत्तर हो गया दोस्तों, ठीक है? तो 3 मारा तो आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं, बारीक से प्रश्नों को देखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, बहुत ईजी। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा, अगर मेरा मेरा पुराना वीडियो आप लोग देखे होंगे तो। चलिए आगे यहाँ पे पांचवा प्रश्न पूछा गया कि अल बेरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? भाई अल बेरूनी का जो जन्म हुआ था ना, वो ख्वारिज़्म में हुआ था दोस्तों। ख्वारिज़्म देखिए, है ना आपका ख्वारिज़्म, ऑप्शन नंबर 4, तो वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है? तो 5 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपका छठा प्रश्न है, भाई पीर का अर्थ क्या होता है? भाई पीर का जो अर्थ होना तो उसका मतलब होता है गुरु, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, पीर का मतलब गुरु। चलिए आगे यहाँ पे पूछा गया सातवां प्रश्न। प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला? भाई हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह था ना दोस्तों, वो आपका लोथल था। तो ऑप्शन नंबर जो आपको 4 देखने को मिलता है लोथल, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, जो कि गुजरात में स्थित है दोस्तों, ठीक है? चलिए अगला देखेंगे दोस्तों आठवां प्रश्न, और यहाँ पे जो आठवां नंबर प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि इंडिका के रचनाकार है। भाई रचना का जो इंडिका के लेखक है वो कौन है? आप सभी को पता है दोस्तों, इंडिका के जो रचनाकार है वो मेगास्थनीज है। तो इंडिका की रचना किसने की है? तो वो की है मेगास्थनीज। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 1 मेगास्थनीज। चलिए आगे देखते हैं भाई, ना सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था वो। नवा प्रश्न पूछा जा रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? भाई मनुस्मृति में तो विवाह का जो बात किया है वो 8 प्रकार की विवाह की बात की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आप देखने को मिलता है ना 8, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। आगे यहाँ पे 10वां नंबर जो प्रश्न पूछा गया कि तृतीय बौद्ध संगीत जो कहाँ हुई थी भाई? ये जो तृतीय बौद्ध संगति हुआ था दोस्तों, वो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 3, वो सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है? 10 का 3। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीन भक्ति आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? भाई भक्ति आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे अलवार और नयनार संतों द्वारा किया गया था, ठीक है? तो ऑप्शन जो 3 आपको देखने को मिला है दोस्तों, अलवार एवं नयनार, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है? 11 का भी सी। चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे। 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि झारखंड एवं बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? तो जो बंगाल वाला एरिया था ना, बिहार जो झारखंड वाला एरिया था ना, इसमें जो भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रहे थे वो चैतन्य महाप्रभु जी कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ऑप्शन नंबर जो 3 आपको देखने को मिलता है वो उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है? ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए सी आगे देखते हैं। अगला 13वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि किताब उल हिंद की रचना किसने की? भाई किताब उल हिंद के जो लेखक हैं वो हमारा अल बरूनी होगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए ऑप्शन नंबर जो है डी है वो सही से उत्तर होगा, ठीक है? किताब उल हिंद के रचनाकार आपका हो जाएगा अल बरूनी। तो ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर? चलिए आगे।
आगे देखेंगे दोस्तों 14वां प्रश्न, और यहाँ पे 14वां प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। भाई मगध 16 महाजनपदों में से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद था। तो इसकी राजधानी क्या थी भाई, राजगिरी थी। क्या थी, राजगिरी। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट जो देखने को मिलता है राजगिरी, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, राजगिरी से फिर वो राजगिरी बना। उसके बाद आगे चल के पाटलिपुत्र बना दोस्तों। पाटलिपुत्र को अभी पटना वर्तमान में देख रहे हैं। क्लियर। चलिए आगे बात करेंगे 15 प्रश्न की, और 15 प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस तमिल ग्रंथ को तमिल वेद कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी देखने को मिलता है दोस्तों, नल रियादित्य प्रबंधम, ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे 16 प्रश्न, और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है। भाई शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों, अजमेर। ऑप्शन थर्ड जो आपका है वो सही से उत्तर होगा दोस्तों। क्लियर। तो कहाँ होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 अजमेर राजस्थान। चलिए ऑप्शन 3 आगे देखेंगे 17वां प्रश्न, और 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की। भाई मौर्य वंश की जो स्थापना की तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 देखने को मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, वो सही से उत्तर होगा दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक। 18वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। भाई हड़प्पा जो है ना वो रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इसलिए बहुत से बच्चे सिंधु घाटी को मारे होंगे, लेकिन भाई सिंधु नहीं होगा। ठीक है, सिंधु नदी तो होगा ही नहीं, उसका राइट आंसर दोस्तों रावी नदी होगा। ठीक है, तो हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, रावी नदी किनारे दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट अगला दोस्तों 19वां नंबर प्रश्न को देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि प्रयाग प्रसूति अभिलेख किसने लिखा। भाई प्रयाग प्रसूति के जो लेखक है वो हरिसेन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो देखने को मिलता है दोस्तों, हरिसेन, वो राइट आंसर होगा दोस्तों 19 का ऑप्शन नंबर बी। 20वां प्रश्न देखेंगे, और यहाँ पे 20वां प्रश्न पूछा गया कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। भाई जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव माने जाते हैं दोस्तों। तो ऋषभ देव राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा दोस्तों ऋषभ देव। चलिए फटाफट मिलाते रहिए। 21वां प्रश्न देखेंगे। 21वां प्रश्न पूछा गया कि कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था। भाई कौटिल्य का वास्तविक नाम, ठीक है, इनको हम लोग चाणक्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। ठीक है, तो चाणक्य तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन विष्णुगुप्त है, तो विष्णुगुप्त आपका होगा दोस्तों। ठीक है, हम लोग चाणक्य को ही कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। तीनों नाम उन्हीं का है, कौटिल्य बोलिए, चाहे चाणक्य बोलिए, चाहे विष्णुगुप्त बोलिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर। आगे आगे दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न 22वां नंबर की। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। आप सभी को पता है दोस्तों हड़प्पा वासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका होगा दोस्तों। ये सारे के सारे प्रश्नों मैंने बता रखा दोस्तों, अगर आपने मेरे पुराने ओल्ड वीडियोस को अगर देखा हो तो मैंने 12 का पूरा तैयारी करा है, चैप्टर वाइज मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अभी भी आपका अभी तो एग्जाम फाइनल बाकी ही है, तो आपको पूरा का पूरा तैयारी करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो भाई हड़प्पा वासी को कौन सी धातु ज्ञात नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आगे देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 23वां नंबर प्रश्न, और 23वां प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। भाई फाहियान जो है ना वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था दोस्तों। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे देखेंगे 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था। भाई महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है आपका वो सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी उत्तर होगा आपका, सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था। 25वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि किस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा गया। भाई स्वर्ण काल जो कहा गया ना वो गुप्त काल को कहा गया। तो ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट देखने को मिलेगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन 1 सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा, गुप्त काल दोस्तों। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे दोस्तों 26वां नंबर प्रश्न। 26वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत के किस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। भाई हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ था दोस्तों कौन से क्षेत्र में हुआ था। तो आप सभी को पता होना चाहिए, भारत का जो पाकिस्तान वाला जो एरिया है तो वो पड़ता है ना हड़प्पा सभ्यता। तो आप आंसर बोल सकते हैं पश्चिम उत्तर भाग, क्योंकि भाई हड़प जो पाकिस्तान है वो पश्चिम की ओर पड़ता है और सिंधु नदी के साइड में था, तो आप बोलेगा पश्चिम उत्तर भाग, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। ठीक है, हड़प्पा के जो वो सभ्यता का विकास हुआ वो पश्चिम उत्तर वाला भाग था, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। अगला बात करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे 27वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा स्थल क्या था दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदाड़ो।
तो ऑप्शन नंबर जो बी देखने को मिलता है दोस्तों वो सही से उत्तर होगा दोस्तों 27 का ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदाड़ो। अगला दोस्तों यहाँ पे 28वां प्रश्न पूछा गया, अशोक के अभिलेख में कितने प्रांतों का उल्लेख किया गया। भाई इसके अभिलेख में 5 प्रांतों का उल्लेख किया गया, तो ऑप्शन नंबर जो सी देखने को मिलता है दोस्तों 5 वो राइट आंसर होगा। आगे प्रश्न देखेंगे दोस्तों 29वां नंबर प्रश्न, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी का कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने की नीति सर्वप्रथम किस राजा ने चलाई। भाई फूट डालकर विजय प्राप्त करने की जो नीति चलाई वो अजात शत्रु ने चलाई थी दोस्तों। अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, उसका नाम था दोस्तों बिंदुसार। पिता का नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। और अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, इसको पितृहंता भी कहा जाता है, ठीक है। तो फूट डालकर विजय प्राप्त की नीति किसकी थी दोस्तों? तो अजातशत्रु की थी। तो अजातशत्रु ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। भाई त्रिपिटक जो है ना दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बौद्ध धर्म के 3 पिटक है। त्रिपिटक कौन कौन से? विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और श्वेत पिटक, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे 31वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है। भाई हड़प्पा सभ्यता जो है ना वो कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता इसको बोलते हैं। शहरी सभ्यता बोलते हैं, नगरीय सभ्यता बोलते हैं, प्रथम शहरी सभ्यता बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी कांस्य युगीन सभ्यता। क्लियर? तो चलिए आगे 32वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन कबीर के दोहे ठीक है का संकलन है। तो बीजक में सारा संकलन है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? आगे प्रश्न देखेंगे। आगे यहाँ पे 33वां प्रश्न पूछा गया है कि इब्न बतूता किस देश के निवासी थे। भाई इब्न बतूता जिसने वो मोरक्को का था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 देखने को मिलता है मोरक्को, वो राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए फटाफट मिलाते हैं। आगे 34वां प्रश्न देखेंगे। 34वां प्रश्न पूछा जाए कि अभिलेख के अध्ययन को कहा जाता है। भाई अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेख को अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 आपको देखने को मिलता है 3 वो सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। 34 का ऑप्शन नंबर 3। 35वां प्रश्न देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी का कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। भाई श्वेतांबर एवं दिगंबर का जो है ना, तो जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं तो श्वेतांबर कहते हैं, तो जो दिगंबर मतलब जो नग्न रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना वो दोस्तों आपको जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 36वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की। भाई इब्न बतूता ने है ना वो रिहला लिखा था, ठीक है। तो रिहला के जो लेखक है वो इब्न बतूता है, तो आप इब्न बतूता ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर? तो चलिए आगे देखेंगे। अगला 37वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 37वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। भाई स्तूप जो है ना बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ना वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए फटाफट आगे 38वां नंबर प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भाई भारत का जो शेक्सपियर कहा जाता है वो कालिदास को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी आपको देखने को मिलता है दोस्तों वो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 कालिदास। 39वां प्रश्न देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न आप सभी का पूछा गया कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। भाई जैन धर्म के अगर संस्थापक की बात करूँ तो ऋषभ देव जी माने जाते हैं, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक पूछा गया है तो आप बोलेगा महावीर स्वामी दोस्तों, ठीक है। तो महावीर स्वामी ऑप्शन नंबर जो आपको 3 देखने को मिलता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक वो हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और ये कितने नंबर के थे तीर्थंकर? तो 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों, ठीक है, यानी कि अंतिम में। अगला देखेंगे दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न, अंतिम प्रश्न 40वां नंबर प्रश्न, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था। भाई मोहनजोदड़ो की जो उत्खनन हुई थी सन 1922 में हुई थी दोस्तों, और इसके जो उत्खनन करता है वो राखल दास बनर्जी, जिसको हम लोग शॉर्ट में RD बनर्जी भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी सन 1922 में दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका बी देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। राखल दास बनर्जी वो सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको मैंने 40 को 40 प्रश्न बता दिया दोस्तों, सही सही उत्तर की आपने मिला भी लिया, ठीक है। और फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने कितना सही टिक मारा दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि नहीं मेरा इतना हो रहा है, ठीक है, मुझे पता चल जाए। और मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी हमसे जुड़ पाए दोस्तों, और अच्छा तैयारी हो पाए आप लोगों का, ठीक है। अब जो हुआ सो हुआ, आपको भूल जाइए कितना सही मारे कितना गलत मारे, अगर गलत मारे भी तो कोई बात नहीं। अब हमारा फाइनल एग्जाम है ना, तो उस पर टारगेट करेंगे, तो किस प्रकार से हम लोग आने वाले जो परीक्षा है ना फाइनल पे हम लोग ये करेंगे, है ना। तो आप मुझसे जुड़ कर रहें,
और फटाफट कमेंट करें कि भाई इतिहास का तैयारी करवाइए, पॉलिटिकल का करवाइए, भूगोल का करवाइए, इकोनॉमिक्स का करवाइए, हिंदी करवाइए, अंग्रेजी कराइए। इस प्रकार से आप मुझे बताइए भाई भैया इसका करवाना है, ठीक है। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसका मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से आशा करता हूँ आपने सारा मिला लिया होगा। अपने मित्रों को शेयर करें। इसी प्रकार से और भी मैंने वीडियो डाला है, उसका भी देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दूसरे में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।